Hello friends, today is 24th March 2017 and we are going to cover, in this video we are going to cover op-ed of The Hindu. So guys, today's topic is, do we need a presidential system? Actually this is the given topic, and in this given article there is an opinion based approach of center wing, right wing and left wing personalities on and their opinion on this particular topic, presidential system on India. The three gentlemen that are being included in this op-ed are Ramachandran, a left winger, Shashi Tharoor, right winger, and Upendra Bakshi is a centrist. So guys, let's start. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो बोला गया, राजू रामाचंद्रन जो कि एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दिस डिबेट इज एकेडमिक। इन सारी चीज़ों को वो एकेडमिक बता रहे हैं। प्रेसिडेंट जो डिबेट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया में होनी चाहिए कि नहीं, उस चीज़ को ये जो है वो एकेडमिक बता रहे हैं। अ स्विच ओवर टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज नॉट पॉसिबल अंडर अवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बिकॉज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन propounded by the Supreme Court in 1973 which has been accepted by political class without reservation। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया में फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसके साथ टेंजिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सुप्रीम मानते हैं, उसी से सारे जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, या फिर जितने भी जो लोग हैं इंडिया में, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। तो वो जो सुप्रीम चीज है उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ही इसके अकॉर्डेंस में नहीं है, टेंजिबल नहीं है, तो इंटेंडम उसके नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल इंडिया में नहीं है। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक्सेप्ट फॉर एन abortive attempt during emergency by Indira Gandhi's government to have it overturned। तो ये जो बेसिक, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये इससे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो इसके साथ इसके अकॉर्डेंस में नहीं है, लेकिन ये एक बार इफेक्ट हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं। बहुत ही लंबा सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद the constituent assembly had made an informed choice after considering both the British model and the American model, and after Dr. B.R. Ambedkar had drawn up a balance sheet of their merits and demerits। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो तो एक ब्रिटिश मॉडल को एनालाइज करके बनाया है। उसके बाद ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल को एनालाइज करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसके जो बैलेंस शीट से मेरिट और डिमेरिट निकाला है, वो इस मतलब उसका जो जूस होता है वो दोनों मॉडल का, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सोर्सेज बहुत सारे थे, कम से कम 6-7 सोर्सेज थे, बहुत सारे कंट्रीज से लिया गया था। उस पर तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे, किसी और दिन उसको भी लेंगे। टू ऑल्टर द इन्फॉर्म्ड चॉइस मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो इन्फॉर्म चॉइस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इन्फॉर्म चॉइस है, उसको ऑल्टर करना, वो उसको ऑल्टर करना ये है, वो वायलेट करेगा जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई मस्ट क्लैरिफाई दैट आई हैव बीन अ क्रिटिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने का मतलब ये हुआ कि ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अभी तक इन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये ऐसे ही इमोशनल इनका अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि ये एडवोकेट हैं, और जैसे एडवोकेट जितने भी होते हैं वो
कहीं ना कहीं कुछ हद तक लेफ्ट विंगिज्म की तरफ टिल्ट होते ही होते हैं। तो ये शायद इनका यही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है कि आई मस्ट क्लेरिफाई दैट आई हैव बीन अ क्रिटिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वायलेट हो जाएगा, वायलेट अगर वैसा होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट हो जाएगा, तो वायलेट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये एक अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो टिल्ट होता है, जो हम लोग एक मान के चलते हैं कि नहीं ये एडवोकेट है तो शायद ये लेफ्ट विंगिज्म की तरफ टिल्ट होंगे, तो वो यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो सब्सटैंशिएटिव स्टेटमेंट है, और ये इसका रीजन ये आगे देते हैं। एब्यूज ऑफ पावर वरीज, तो यहाँ पर जो है जो पावर अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आती है उसका किस तरह से अब्यूजमेंट होगा, ये उसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइजेस पावर इन वन इंडिविजुअल अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंपल इंग्लिश है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पर ये मतलब बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे ये बताया है। द सरेंडर टू द अथॉरिटी ऑफ वन इंडिविजुअल एज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी एक अथॉरिटी का जो सरेंडर है वो किसी एक आदमी पर, उसको किसी एक आदमी को देना वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट माना जा सकता है, क्योंकि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये जो चीजें हैं ये हर जगह, ये जो पावर करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली ये हर किसी के साथ हुआ है, ये हर जगह ट्रू हुआ है। इसका मात्र एक एक्सेप्शन है, वो है सम्राट अशोका का, जो कलिंग जीतने के बाद उन्होंने सब कुछ दे दिया था। तो वैसा अभी तक हिस्ट्री में कोई दूसरा नहीं हुआ है, इंडियन हिस्ट्री में भी और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। द ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल इज समथिंग वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जो चेक्स एंड बैलेंस जो अभी हमारे सिस्टम में है ये अभी बोल रहे हैं कि वो चेक्स एंड बैलेंस उस टाइम प्रेसिडेंशियल रूल में शायद उतना ओवरवेल्म नहीं होगा जितना कि वो आज है। दोज हु आर्ग्यू in favor of presidential system often state that safeguards and checks are in place, that a powerful president can be stalled by a powerful legislature। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो हो सकता है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एसेंस है वो यही है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पावरफुल प्रेसिडेंट का पावर है उसको चेक करवाया जा सकता है, उसको चेक दिया जा सकता है लेजिस्लेचर, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बट इफ लेजिस्लेचर इज डोमिनेटेड बाय द सेम पार्टी टू विच द प्रेसिडेंट बिलोंग्स, अ charismatic president or a strong president may prevent any move from the legislature। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ठीक है आप लेजिस्लेचर से आप उसको जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा प्रेसिडेंट और पार्टी के बीच में, लेकिन तब क्या होगा जब लेजिस्लेटिव पार्टी भी वही पार्टी होगी जहां से प्रेसिडेंट बिलोंग करता है। तब क्या होगा, तब जो जैसे एक चेरिस्मेटिक आइडेंटिटी, जैसे अभी हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर की है एक चेरिस्मेटिक आइडेंटिटी है, तो अगर वैसी कुछ आइडेंटिटी रही तो हो सकता है कि उसको स्टॉप करना, उसके पावर पर कंट्रोल करना शायद ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी टर्की में हो रहा है रेसेप तैयब एर्दोगन, वो जो शायद 6 अप्रैल को एक रेफरेंडम होना है टर्की में, तो अब देखिए वो रेफरेंडम टर्की में होना है लेकिन उसका इफेक्ट पूरा यूरोपियन कंट्रीज पर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन से टर्की का रिलेशन खराब हो चुका है, लगभग खराब हो चुका है। तो खैर ये हमने शायद पिछले वीडियोस में देखा है, प्लीज डू चेक आउट दैट। उसके बाद ऑन द अदर हैंड इफ द लेजिस्लेचर इज डोमिनेटेड बाय अ पार्टी अपोज टू अ प्रेसिडेंट पार्टी एंड डिसाइड्स टू चेकमेट हिम, it could lead to a stalemate in governance because both president and legislature would have democratic legitimacy। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ठीक है अगर ये दोनों सेम पार्टी से आते हैं तब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो अगर चेरिस्मेटिक प्रेसिडेंट आता है तो वो ओवरवेल्म कर जाएगा। जैसे जो सेम चीज टर्की में हो रही है हो सकता है वो इंडिया में भी हो जाए, लेकिन अगर वो दोनों सेम पार्टी से नहीं आए
तो फिर अपोज का जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और वो उसको जब वो उसको चेक करेंगे आपस में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर एक दूसरे को, तो एक स्टेलमेट का सिचुएशन बन जाएगा। स्टेलमेट मतलब कि आप एक ही जगह पर अभी खड़े हैं, जैसे चेस में होता है ना स्टेलमेट, आपको किसी एक स्क्वायर में चेक नहीं मिलता है और आपके पास मूव करने के लिए बस किंग बचता है, और इफ यू डोंट हैव एनी अदर बॉक्सेस टू मूव किंग देन यू आर स्टेलमेट। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अगर स्टेलमेट वाली सिचुएशन आ जाएगी तो ये गवर्नेंस के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन आ जाएगी, बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाएगी। और ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दोनों तरह से डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी दोनों के पास है ये सब चीजें करने की। A diverse country like India cannot function without consensus building। consensus building वही इलेक्शन से इनका वो है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस तरह विदाउट हालांकि कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब बहुत सारी दूसरी भी चीज होती है, जैसे कि रेफरेंडम हो गया, आपका रेफरेंडम हो गया, सर्वे हो गया, ये सब चीजें लिटरली कंसेंसस बिल्डिंग में आती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इस लेवल पर बात करने का मतलब इलेक्शन से ही है। This winner takes it all, this winner takes it all approach which is a necessary consequence of presidential system। ये बोल रहे हैं कि जो भी जीतेगा, जैसे अभी क्या है, अभी जो जीतता है तो उसके पास एक बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो इंडिया में उस हद तक उस हद तक ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू अ एक्सटेंट। तो अब जैसे लेजिस्लेचर कुछ गलती करता है तो जुडिशरी बोलता है, जुडिशरी कुछ करता है तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ये लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये सब सारी चीजें अभी चल रही है। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया तो शायद ये नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिए कितना, बहुत ही कम है। और जबकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना 100 साल पुराना है, और एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कम से कम अभी भी एक सेंचुरी से ज्यादा ही उसका हो गया है अमेंडमेंट, और अभी 60 से 70 साल ही हुए हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द स्टेट्स, द अदर आर्गुमेंट that it is easier to bring talent to governance is a presidential system is स्पेशियस का मतलब होता है प्लॉजिबल बट फॉल्स, मतलब ठीक है आप उसको वो अच्छा बोल सकते हैं लेकिन वो गलत होता है। तो यहाँ पर ये है कि टैलेंट टू गवर्नेंस, मतलब जैसे कि अभी ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो इस आर्टिकल में भी डिस्कस की गई है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कि ना चाहते हुए भी कुछ लोग ऐसे इलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी भी कुछ स्टेट्स जैसे बिहार हो गया, यहाँ पे कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास एक बेसिक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो उस तरह के लोग भी डेमोक्रेसी में आ जाते हैं थ्रू इलेक्शन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, जो डिजर्विंग पीपल है, उनको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड जोड़ दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। ये ऑथर एकदम ताल्लुक नहीं रखते हैं इस चीज से जो अभी यहाँ पे इन्होंने बोला। यू कैन गेट आउटसाइड टैलेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी आप आउटसाइड टैलेंट घुसा सकते हैं। आपको पता होगा मनमोहन सिंह आसाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हुए हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, फिर भी वो पीएम बने। और भी यहाँ पे बहुत सारे सीडी देशमुख, टीए पाई, मनमोहन सिंह, एमजी के मेनन, राजा रमन्ना, ये सब जो है ये इलेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में ये लोग आए। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो आप मेरिट बता रहे हैं वो तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी है, तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि talent has been coming into parliamentary system with the added safeguard of democratic accountability because the outsider have to get elected after assuming office। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर वो किसी तरह अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आउटसाइड टैलेंट आता है तो उसके पास एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि अगर वो एक बार ऑफिस ले लेता है, पॉलिटिक्स में आने के बाद अगर वो ऑफिस ले लेता है तो उसको फिर से एक बार इलेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा।
उसको फिर से इलेक्ट होना पड़ेगा। On the other hand, bringing outside talent in a presidential system without people being democratically elected would deter people from giving independent advice to chief executive because they owe their appointment to him oblique her। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर किसी भी आउटसाइड टैलेंट को लाया जाता है और अगर बिना डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बिना अगर उसे लाया जाता है तो वो पीपल को एक इंडिपेंडेंट एडवाइस, जो कि एक फ्रूटफुल एडवाइस होता है, वो देने से चूकेंगे, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ने किया है और वो प्रेसिडेंट के साथ ही रहेंगे, वो उसी के हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाए, जो एक कंट्री में जो एक गवर्नेंस चलना चाहिए वो नहीं चले। उसके बाद दोज हु स्पीक इन फेवर ऑफ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैव ओनली द सेंटर इन माइंड। ये बोल रहे हैं कि सेंटर का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में सोचता है उसका मतलब वो सिर्फ सेंटर के बारे में सोचता है, उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वो लोग नहीं सोच पाते। क्योंकि अगर सेंटर में ये होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर आएंगे, अगर सेंटर में प्रेसिडेंट आएगा तो यहाँ पे गवर्नर आएंगे। अगर यहाँ पे गवर्नर आते तो क्या पूरे वो सब कितना ज्यादा अमेंडमेंट होगा और क्या उस अमेंडमेंट के लिए कंट्री तैयार है, ये यहाँ पे ये बोलते हैं। ये जो था ये एक लेफ्ट विंगिज्म पॉइंट ऑफ व्यू था, एक लेफ्ट विंग के जो पर्सनालिटी है उनका ओपिनियन था। अब हम लोग देखते हैं राइट विंगर का। यहाँ पे है शशि थरूर जो कांग्रेस से एमपी है। हालांकि कांग्रेस तो है सेंटर लेफ्ट, फिर भी अपनी अपनी बातें हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये बोलते हैं अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज परवर्सिटी ओनली द ब्रिटिश कुड हैव डिवाइज्ड। यहाँ पे परवर्सिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू ए गाइडेंस और डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिसिप्लिन को नहीं मानना। तो यहाँ पे ये बोल रहे किसी भी डिसिप्लिन को नहीं मानना और एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, मतलब एक इनडिसिप्लिन एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये सीधे पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये परवर्सिटी बताते हैं और ये बोलते हैं कि ये ब्रिटिश का डिवाइस किया हुआ, ये जो सिस्टम है ये टोटली ब्रिटिश का डिवाइस किया हुआ है। तो वोट फॉर ए लेजिस्लेचर इन ऑर्डर टू फॉर्म एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सीधे बोलते हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेचर का यही मतलब है कि अगर आप लेजिस्लेचर बनाते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव बनता है, क्योंकि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे अमेरिका में है। यूएस में ये दोनों अलग अलग हैं पूरे तरीके से, लेकिन पूरे तरीके से फिर भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर वैसा नहीं है। यूएस में क्या है कि अगर कोई मंत्री गलती करता है तो पुलिस ऑफिसर उस पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इंडिया पे अगर करेगा तो उसके प्रमोशन, पोस्टिंग, सारी चीजें आ जाएगी। तो ये सारी चीजें यूएस और इंडिया को अलग अलग करती हैं। इट हैज क्रिएटेड अ यूनिक ब्रीड ऑफ legislature largely unqualified to legislate who has sought election only in order to wield executive power। यहाँ पे ये बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन होता है, शशि थरूर बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन होता है उसमें बेसिकली जो जनता उन लोगों को भी चुनती है, या तो किसी वजह से, वो वजह हम लोग नीचे देखेंगे क्या वो यहाँ पे बताया गया। तो वो या तो किसी वजह से चुनती है या ऐसे लोगों को चुनती है जो रियल में डिजर्विंग नहीं होते हैं, और वो खुद पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं ताकि वो एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय कर पाए। यहाँ पे विल्ड का मतलब है टू हैव एन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर, मतलब एक्सरसाइज मतलब ऑफ दैट पावर, इसका विल्ड का ये मतलब हो गया कि टू एंजॉय समथिंग। उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं देयर इज नो जेन्युइन सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए जो अभी मैंने बोला, ये यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है, लेजिस्लेटर कांट ट्रूली होल्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल सिंस द गवर्नमेंट विल्स द मेजॉरिटी इन द हाउस। इसके बाद बोलते हैं द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट परमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अप्लाइंग इट्स कलेक्टिव माइंड फ्रीली टू द नेशंस लॉ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वो लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से, वो ये दोनों को अलग होने नहीं देगा। अप्लाइंग इट्स कलेक्टिव माइंड फ्रीली टू द नेशंस लॉस। तो
और नेशंस लॉ को भी इससे खतरा है। उसका फॉर 25 years till 2014 our system has produced coalition government which have been obliged to focus more on politics than on policy or performance। में बेसिकली जो भी कोई भी जो जनता है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है तो उसका मेन मकसद उस पॉलिटिकल पार्टी का यही होना चाहिए, पॉलिसी और परफॉर्मेंस। लेकिन 25 years till 2014 मतलब पिछले 25 साल में 2014 तक जो गवर्नमेंट आई है पावर में, वो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, और वो पॉलिसी और परफॉर्मेंस पे नहीं, अपना ऑफिस, अपना जो उनका जो ओहदा है उसको होल्ड करने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देती हैं। It has forced government to concentrate less on governing than on staying in office and oblige them to cater to the lowest common denominator on their coalition, since withdrawal of support can bring governments down। तो ये सारी ये जो है, ये जो बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेज आई हैं, ये उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज डिस्टॉर्टेड द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ एन इलेक्टोरल दैट नोज which individual its bond but not necessarily which parties or policy। यहाँ पे ये बोलते हैं कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जैसे कोई भी आदमी अगर वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में यही सब चलता है, और ये जो ये बता रहे हैं मैक्सिमम के माइंड में यही सब चलता है कि उन्हें ये तो पता होता है कि किस आदमी को जिताना है। जैसे ये सबको पता था कि मोदी को जिताना है, लेकिन मोदी क्या पॉलिसी लाने वाले थे आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मुझे तो लगता है कम से कम 60% लोगों को नहीं पता कि मोदी ने अभी तक क्या पॉलिसी लाई है, और बस बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो ये यहाँ पे चीज बोल रहे हैं कि मोदी के नाम पर, एक फॉर एन इंस्टेंस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ठीक है मोदी के नाम पर तो इन्होंने वोट दे दिया, लेकिन क्या वो रियल में बीजेपी को चाहते थे कि वो मोदी को चाहते थे? क्या वो रियल में बीजेपी के पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते थे, या फिर वो सिर्फ मोदी को अप्रिशिएट करते थे? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। Voters who want to see, say Narendra Modi as PM और ममता बनर्जी as चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई हैं कि have to vote for an MP they may not care for merely because he belongs to Mr. Modi or Mr. Banerjee party, जो मैंने अभी आपको बोला। Failures in the system, India's many challenges require political arrangement that permit decisive action, whereas our increasingly promote drift and indecisions। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का जो फेल्यूर हुआ है, ये उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, और रीजन भी बता रहे हैं। वी मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट whose leaders can focus on government rather than on staying in power। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वैसी गवर्नमेंट की सिस्टम है जो ज्यादातर अपने ओहदे को संभाल के रखना चाहते हैं, कि रेदर उनका फोकस ज्यादा गवर्नेंस पर नहीं होता है, जबकि पावर में रहने पर होता है। अ सिस्टम इज a system of a directly elected chief executive at all levels, पंचायत chiefs, town mayors, chief minister or governor, and a national president elected for a fixed term of office, invulnerable to the whims of the legislature and with clearly defined authority in their respective domains, would permit India to deal more efficiently with its critical economic and social challenges। ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने अभी वो जितने भी जो फिलहाल उन्होंने सबसे पहला जो उनका एक डिसीजन था, सबसे जो स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा वो आने लगे थे चर्चा में, तो सबसे पहला जो उनका था वो था ये उरी अटैक के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक करवाना। यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियन ने इतना ज्यादा पता नहीं भरोसा है मोदी पर कि नहीं है, पता नहीं क्या था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तक के प्रूफ मांग दिए और डीजीएमओ पर सवाल उठा दिया, जो कि आज तक शायद ही कभी इस तरह की चीजें इंडिया में कभी हुई होंगी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर पर सवाल उठा दिया गया कि क्या रियल में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं। दूसरा डीमोनेटाइजेशन, हालांकि डीमोनेटाइजेशन का भी बहुत पार्टीज ने विरोध किया, लेकिन यूपी की जो मैसिव विक्ट्री है, पूरा कहानी उसने बयां कर दिया कि यूपी में विक्ट्री जो हुई है उससे कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, कितने लोगों को नहीं। अगर होता तो यूपी में वो नहीं जीतते,
लेकिन वो यूपी में जीते हैं। यहाँ तक कि आरबीआई का 10 मार्च 2017 को एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकला है, उसमें भी यही बोला गया है कि डिमोनेटाइजेशन से बस हल्का सा फर्क पड़ा है और इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अगर इस चीज को हम लोग जनधन अकाउंट या फिर मोदी जी के 2-3 और प्लान पॉलिसी से जोड़ते हैं तो ये डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही हद तक प्रॉफिटेबल चीज लगता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कैबिनेट पोस्ट would not be limited to those who are electable rather than those who are able। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो कैबिनेट के जो पोस्ट हैं वो इलेक्टेबल मेंबर तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो जो टैलेंटेड लोग हैं दोज हु आर नॉट इलेक्टेड वो उस तक भी पहुंचेगा। हालांकि इस चीज को हमने देखा था ऊपर में लेफ्ट विंग के जो थे उन्होंने इसका एक काउंटर आर्गुमेंट दिया था मनमोहन सिंह के बारे में। तो ये सब सारी चीजें हैं जो समझनी चाहिए। At the end of a fixed period of time, say the same 5 years we currently accord to our Lok Sabha, the public would be able to judge the individual on performance in improving the lives of Indians rather than on political skill at keeping a government in office। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो पब्लिक के पास एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो ये एमपी एमएलए या फिर जो भी वार्ड कमिश्नर या फिर जो भी हैं मेयर वेयर जो भी पंचायत चीफ जो भी कुछ भी हैं, एक स्मॉल से स्मॉल लेवल के भी जो गवर्नमेंट है, होता क्या है कि बोलते हैं कि मोदी तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके नीचे वाले खराब है। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता तो ये कोई नहीं बोल पाएगा, वो डायरेक्ट जो है वो मोदी पर ही उंगली उठेगी कि आपके वजह से ये काम नहीं हुआ, और दूसरा कोई रीजन है ही नहीं क्योंकि जितना अपोजिशन था वो सब चीज खत्म हो गया और सारी चीज प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ गई है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि अगर ये हो जाता है तो वो डायरेक्टली आदमी को देखेंगे कि उस आदमी ने काम किया कि नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो फिर उसको हटाओ। उसके बाद द फियर दैट एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट could become a Caesar is ill-founded since the president's power would be balanced by directly elected chief executive in the state। ये पावर ऑफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट हुए हैं वो इस चीज को देखेंगे कि उसका जो अगर वो उस पावर से वो प्रेसिडेंट करप्ट होता है कि नहीं। In any case, the emergency demonstrated that even a parliamentary system can be distorted to permit autocratic rule। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर इमरजेंसी लागू होता है तो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो जाता है। उसके बाद डिक्टेटरशिप इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ गवर्नमेंटल सिस्टम। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है वो किसी भी गवर्नमेंटल सिस्टम का एक पर्टिकुलर टाइप नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ बोलते हैं डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। इंडीड द प्रेसिडेंट वुड हैव टू वर्क विद पार्लियामेंट टू गेट हिज बजट थ्रू और टू पास स्पेसिफिक बिल्स। India's fragmented polity with dozens of political parties in the frame makes a US-style two-party gridlock in parliament impossible। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि एक बहुत मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है। तो ये जो यूएस का स्टाइल है वो इंडिया पर काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं एन इंडियन प्रेसिडेंसी इंस्टेड ऑफ फेसिंग मोनोलिथिक अपोजिशन वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड इशू बेस्ड coalition on different issues, mobilizing different temporary alliances of different smaller parties from one policy to the next, the opposite of the dictatorial steamroller some fear a presidential system could produce। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडियन सिस्टम के जो जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा तो बहुत लोग क्या ये मतलब यही एक तो इसका अपोजिशन करने का जो मेन एक रीजन है वो यही है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो हो सकता है कि एक डिक्टोरियल स्टीम रोलर हो सकता है कि इंडियन गवर्नेंस पर आ जाए। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई एक तरह से पार्टी का विरोध नहीं हो रहा। पार्टी का विरोध, उस प्रेसिडेंट का विरोध बहुत से पर्सपेक्टिव से होगा।
हो सकता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कोई और कर दे, सोशल पर्सपेक्टिव से कोई और कर दे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कोई और कर दे, मिलिटरली कोई और कर दे। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस वजह से जो डिक्टेटोरियल स्टीम रोलर है वो नहीं चल पाएगा इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एनी पॉलिटिशियन विथ एस्पिरेशंस टू रूल इंडिया एज प्रेसिडेंट विल हैव टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल बियॉन्ड हिज और हर होम टर्फ। ही और शी विल हैव टू रीच आउट डिफरेंट ग्रुप इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक पार्टी है, कोई भी मतलब कोई भी एक पार्टी से जो कोई प्रेसिडेंट चुनाता है, तो उस प्रेसिडेंट को बस उसी पार्टी तक सीमित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो वोटिंग होगी वो एक कंबाइंड वोटिंग होगी, इंक्लूडिंग ऑल द मल्टी पार्टी। जो भी बहुत सारी पार्टी इंडिया में प्रिवेल करती हैं वो सब सारे इस इलेक्शन में इंक्लूड होंगे, और उसके चुने हुए जो एमपीज एमएलएज होंगे, जो उसके जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी उसमें वोट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज, जैसे कि शायद 3-4 दिन के पहले पेपर में जब योगी आदित्यनाथ, शायद 20 मार्च को हमने डिस्कस किया था उस चीज को, तो जो योगी आदित्यनाथ के साथ जो मेजिटोरियनिज्म जो हुआ था, मेजोरिटेरियनिज्म, तो वो चीजें यहाँ पे भी हो सकती हैं। क्योंकि देखिए वहां पर क्या हुआ था कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में हिंदू 81% है और मुसलमान 19% है। तो अगर मुसलमान चाहें कि नहीं, वी हैव टू वोट अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, वी हैव टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी एंड वी विल वोट टू अ पर्टिकुलर पार्टी, इफ ऑल दोज मुस्लिम हैव एन unequivocal thought that we are giving patronage to only one party, then it will not possible for them to make sure that only that party would win the election, क्योंकि वो 19% है। अगर वो 19% में जितना भी नंबर्स होता है, अगर वो सारे के सारे मुस्लिम 19% मुस्लिम भी एक पार्टी को वोट कर दें, और इधर हिंदू में 50% भी हिंदू भी उधर किसी एक पार्टी को वोट कर दें, तो ये सवाल ही नहीं है कि मुसलमान की वो जो पार्टी है वो जीत जाएगी। तो मेजिटोरियनिज्म में भी यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास मेंबर्स बहुत ही ज्यादा है, तो अगर वो प्रेसिडेंट वहां का है तो डेफिनेटली उस प्रेसिडेंट के पास बहुत हाई चांस होगा इलेक्शन जीतने का। क्योंकि वहां पे मान लीजिए एक पार्टी है, उसके पास 10 में, मान लीजिए 4 पार्टी है, एक पार्टी के पास 10 एमएलए है, और बाकी 3 पार्टी के पास, एक के पास 4 है, एक के पास 3 है, एक के पास 2 है, टोटल 17 हुए। अगर इस 10 में से 10 ने उसको वोट कर दिया, तब तो वो बहुत आराम से जीतेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म का ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद एंड सिंस द डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल नॉट हैव कोalition पार्टनर्स टू ब्लेम फॉर हिज और हर इनएक्शन। इससे ये मुझे गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है मैं आप लोग मेरे बात से ताल्लुक नहीं रखते हो, लेकिन मुझे ये पूरा गलत लग रहा है। ये ऐसे कोलिशन कैसे नहीं बनेगा? जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, ये साफ साफ देखा गया, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला था यूपी इलेक्शन में, तो ये अभी साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता ये सही है। जो अभी मैंने आपको बोला ना कि अभी एग्जांपल दिया ना, 10 एमएलए होंगे, एक में 4 होंगे, 3 होंगे, तो ये उस चीज को गलत बोल रहे हैं कि कोलिशन होगा ही नहीं। अरे भाई, अगर हराना होगा तो बाकी जो जिसके पास कम मेंबर्स हैं वो आराम से वो कोलिशन बनाएंगे ही बनाएंगे, वो कैसे नहीं बनाएंगे अगर हराना है तो ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद अगर नहीं बनाए तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए वो हमेशा जीतता रहेगा, और यही हुआ यूपी में भी। डेमोक्रेसी, as I have long argued that is vital for India's survival. We are right to be proud of it. यहाँ पे ये डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं, बट few Indians are proud of the kind of politics and democracy has inflicted upon us. उसके बाद ये ओवरवेल्म जो डेमोक्रेसी हमारे ऊपर हुआ है, जो लिबरलिज्म, जो लिबरल थॉट हम लोग के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, डिस्पाइट द राइज ऑफ राइट विंगिज्म इन अक्रॉस द ग्लोब, ये थोड़ा सा ट्रेमेंडस हो सकता है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, यूरोपियन यूनियन का एग्जिट,
उसके बाद फिर आपका टर्की में रेसेप तैयब एर्दोगन, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, बहुत ही ट्रांजिशन फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वैसा होने के बाद भी जो डेमोक्रेटिक चीजें जो हमारे अंदर इन्फिक्ट हो गई हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। With the needs and challenge of 1/6 of humanity before our leaders, and we must have a democracy that delivers progress to our people. ये तो सही है। उसका changing to a presidential system is the best way of ensuring a democracy that works. ये पूरा substantiate करके claim कर रहे हैं कि नहीं, तो presidential democracy जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चेंज लाने का टाइम है। उसके बाद ये आखिरी पर्सपेक्टिव उपेंद्र बख्शी का, जो लीगल स्कॉलर एंड द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, ये हैं, और ये एक सेंटर थॉट दे रहे हैं, और यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं। आई थिंक द डिबेट हैज अ लाइफ साइकिल ऑफ इट्स ओन। लाइफ साइकिल इट्स ओन का मतलब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उसका पॉजिटिव भी होगा और उसी का नेगेटिव भी होगा। इट हैज बीन ब्रॉट अप एंड डिस्कस व्हेनेवर देयर हैज बीन अ सुपर मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि ये हमेशा से हुआ है जब भी कोई सुपर मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है, जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जैसे सुपर मेजॉरिटी गवर्नमेंट अभी सेंटर में भी है और बहुत सारे स्टेट्स में भी है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हर बार डिस्कस हुआ है जब इस तरह की गवर्नमेंट आई है। फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी टू द प्रेजेंट, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बीन डिबेटेड एक्सटेंसिवली अराउंड टू एस्पेक्ट्स: इज इट डिजायरेबल एंड सेकंड, इज इट फीजिबल। तो ये जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये बोल रहे हैं कि क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिजायरेबल है इंडिया में, और अगर डिजायरेबल है तो क्या वो फीजिबल है इंडिया में। तो बस ये सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो सेकंड क्वेश्चन है इनका, इज इट फीजिबल, उसका ये सब्सटेंशिएशन है, ये यहाँ पे दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अनलेस द सुप्रीम कोर्ट चेंजेस इट्स माइंड, any such amendment would violate the basic structure of the constitution as was decided with, जो हमने पहले डिस्कस किया था लेफ्ट विंगिज्म में, वो ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर उसका आया हुआ है। एंड सिंस द केशवानंद भारती केस, जो केशवानंद भारती केस था वो फेमस केस है, तो उस वजह से ये उसको भी एक रीजन बता रहे हैं। इसके बाद देयर इज नो वे टू गेट अराउंड दिस अनलेस सुप्रीम कोर्ट नाउ टेक्स अ होली डिफरेंट व्यू। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें किसी भी हालत में इसको करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट तभी इंडल्ज होगा जब उसके खुद के पर्सपेक्टिव और व्यूज चेंज होंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑन द डिजायरेबिलिटी एस्पेक्ट, विच प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर वी टॉकिंग अबाउट when we pit the American presidential system against the Westminster model। पिट का मतलब होता है a sizable whole, मतलब यहाँ पे पिट का लिटरल मीनिंग होता है, यहाँ पे पिट का मतलब ये होता है कि अमेरिका का जो मॉडल है वो किस तरह से ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल, उसी को लंदन के मॉडल, ब्रिटिश के मॉडल को बोला जा रहा है। तो वो किस तरह से अमेरिकन जो मॉडल है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो किस तरह से वेस्टमिंस्टर लेजिस्लेटिव सिस्टम से पीछे है, या उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके एस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या मतलब सही में इज इट ऑथेंटिक। तो उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन द अमेरिकन सिस्टम द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज ऑफिसर, दे हैव लिमिटेड टेन्योर। अब ये अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। पहले बोलते हैं कि प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट नहीं सेलेक्ट करता है, अपॉइंट्स करता है। उसके बाद दे हैव लिमिटेड टेन्योर, देयर ऑफिसर्स आर कंफर्म बाय सीनेट, जो अपर हाउस है उसके वो कंफर्म करता है उनके हाउसेस। उसके बाद ये फिर सीधे सीधे लैटिन अमेरिकन मॉडल पर ये जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये बताते हैं कि क्यूबा में लाइफ टाइम टेन्योर है प्रेसिडेंट का। उसके बाद बोलते हैं कि अभी भी प्लेंटी ऑफ मॉडल है चुनने के लिए वहाँ से, और सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सो विच सिस्टम इज, यहाँ से यहाँ तक वही चीजें बोली जा रही है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि so which system is being argued for when the votaries of change seek a shift to a presidential
सिस्टम। वोटरीज ऑफ चेंज मतलब होता है कि जो चेंज के प्रति बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो चाहता है कि चेंज हो। तो ये बोल रहे हैं कि चेंज हो तो किस बेसिस पर चेंज हो, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो ये वही यहाँ पे ये चीज ये बोल रहे हैं, अवर राज्यसभा कांट बी कंपेयर टू द यूएस सेनेट वेयर ईच स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, ये सब स्टेट्स जो हैं वो इसी तरह के जो स्टेट्स जो वहाँ हैं यूएस में, उनका एक अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस चीज से इंडिया कभी भी रिलेट नहीं कर सकता अपने आप को। ये बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वहाँ पे एज इज द स्टेटस ऑफ देयर कोर्ट्स एंड हर एक स्टेट में अपना एक सुप्रीम कोर्ट है। एज इज द स्टेटस ऑफ देयर कोर्ट एंड इज मैनर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है यूएस में वो भी पूरी तरीके से डिफरेंट है। आई डोंट थिंक पीपल हैव थॉट अबाउट इट। merely stating that a change to the presidential system is needed doesn't mean much। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, वो चेंज उतना ज्यादा, जो वो सोच रहे हैं कि वो चेंज होने के बाद ये सब चीजें होंगी, तो ये बोल रहे हैं कि वो उतनी चीजें चेंज होंगी लेकिन उस हद तक चेंज नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं द इंडियन डिबेट करेंटली इज नॉट फोकस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है टू सरमाइज समथिंग, सरमाइज का मतलब होता है सोचना। कंसीव जो होता है ना, कंसीव, CONCIEVE, कॉन्सीव, तो ये इसका सिनोनिम है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए जो अभी जो चीजें चल रही है, जो डिबेट चल रहा है, वो उतना फोकस नहीं है उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के उस टाइप पर, उतना फोकस नहीं है। व्हाट इज द टर्म वी आर सीकिंग फॉर प्रेसिडेंट, शुड ही शी बी रीइलेक्टेड। ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बताया कि क्या क्या वो हो रहा है, क्या क्या मतलब वो करना चाह रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। देन हु डिसाइड द चेंज, पार्लियामेंट। all this requires a massive amendment to the basic structure of the constitution। ये हमने डिस्कस किया है, राइट लेफ्ट विंगिज्म में। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेल्ड इट्स व्यू ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यू तो दे दिया, लेकिन व्यू देना और जजमेंट देना ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। गिविंग एन ओपिनियन इज वन थिंग, अ जजमेंट इज मोर केयरफुली कंसिडर्ड कंक्लूजन। उसके बाद बोल रहे हैं कि those who support the presidential system should do their homework when they argue against the parliamentary system। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फेवर में है। देयर इज ऑल्सो द मैटर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इन द यूएस द प्रेसिडेंट who is also supreme commander has the power to veto Congress। Does India need this? जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है उसके पास वीटो करने का पावर होता है कांग्रेस में, और वो सुप्रीम कमांडर होता है। तो क्या ये चीजें इंडिया को रियल में चाहिए? क्या सही में बिना इसके इंडिया में काम नहीं चल रहा है? ये इस तरह की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। द मैनर ऑफ रिमूविंग द यूएस प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीगेटिंग मोर पावर्स टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात बेसिकली की गई है, उसको किस तरह से बर्खास्त किया जाता है ये यहाँ पे बोला जा रहा है। वन कुड आर्ग्यू दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू रन अ सिमिलर रिस्क। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ऐसा चीज हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट हैज बीन थॉट ओवर। इट इज नॉट ऑन द टेबल येट, ये अभी तक हुआ नहीं है। रिफॉर्म द प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड देयर आर आइडियाज गोइंग अराउंड अबाउट रिफॉर्मिंग इलेक्टोरल प्रोसेस टू मेक डेमोक्रेसी मोर रोबस्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मोर रोबस्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी को उखाड़ के फेंक दिया जाए और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया जाए। उसके लिए हम लोग को इन्होंने कुछ यहाँ पे अपने सुझाव दिए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग उस चीज को रिफॉर्म करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्सपेंडिचर है उस पर सीलिंग लगा सकते हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पर जो खर्च होता है
उस पर भी हम लोग सीलिंग कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है उस पर भी सीलिंग लगाया जा सकता है। सीलिंग मतलब एक लिमिटेशन। टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसका डिक्लेयरिंग द रिजल्ट फॉर कम्बिनेशन ऑफ बूथ इंस्टेड ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बूथ का है वो एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में बूथ का रिजल्ट निकलना चाहिए। जो इलेक्शन बूथ होता है उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। आई थिंक इट इज एडवाइजेबल टू डिबेट दिस एंड एंश्योर दैट द गैपिंग loopholes in the electoral process are speedily plugged. The present parliamentary system has been tried and tested for nearly 70 years. Rather than change the system, why not reform thoroughly and cleanse the electoral processes? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उतना उस हद तक चेंज करने से बेटर है कि आप वो जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उस चीज को आप रिफॉर्म करने की सोचिए। और यहीं पे ये एंड करते हैं। तो आई होप आपको एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिला होगा सेंटर, लेफ्ट और राइट से। तो आई होप you guys enjoyed this session. If you have any doubt or query, please do contact me by my mail or number. So hope you guys like this and have a great day ahead. Thank you very much.